हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि रक्त वाहिका जो इसका तीसरा पार्ट है, जीव प्रक्रम का दूसरा पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम ये पार्ट तीसरा पढ़ाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सब हो चुका था कि रुधिर वाहिका, कूपिका कोश, ये सब ग्रसनी, नासाद्वार, मानव श्वसन तंत्र हमारा पूरा हो चुका था। आज हम आगे बढ़ेंगे मानव श्वसन क्रिया में। तो पहले हम देखेंगे अंतःस्रावन और उच्च श्वसन, इसमें अंतर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला अंतर है कि वृक्षीय गुहा फैलती है अंतः श्वसन में और इसमें वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। दूसरा, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं अंतः श्वसन में और उच्च श्वसन में पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं। तीसरा, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और इसमें वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है और इसमें गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। और इसमें है कि गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अंतःस्रावस में पहले हम देखेंगे सांस द्वारा वायुमंडलीय से गैसों को अंदर ले जाना है। इसमें उच्च श्वसन में है कि फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना है। फिर स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर हम देखेंगे चौथा, जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन मिला रहता है और उससे वो सांस लेते हैं, जैसे फिश अपने गिल से सांस लेती है। एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉल्फिन मछली किससे सांस लेती है। तो डॉल्फिन मछली अपने फेफड़ों या लंग्स से सांस लेती है। फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स भी कहते हैं। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। पहला, वायु O2 में समृद्ध, फिर है इसके बाद दूसरा CO2 ऊतकों में। फिर हम पहला देखेंगे वायु में O2 में समृद्ध, फिर इसके अंदर है कूपिका के अंदर है रक्त वाहिका, फिर इसके अंदर है O2 RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनती है। फिर ये धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुंचाती है। फिर जो धमनी होती है वो ऊतकों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराती है। फिर इसके बाद CO2 का उत्पादन, जो ऊतक में जाता है CO2, उसका उत्पादन करके वो बाहर भेज देती है। फिर हम देखेंगे CO2 ऊतकों में। फिर CO2 रक्त वाहिका में जाती है। फिर CO2 का रक्त में विसरण होता है। फिर इसके बाद रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में, फिर CO2 का कूपिका कोश में विसरण के बाद CO2 का मोचन नासाद्वारा में विसरण द्वारा बाहर हो जाता है। CO2 मतलब बाहर निकल जाता है। हम देखेंगे संवहन क्या है। तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। अब मानव हृदय तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। ये 3 भागों में बटे हैं। हृदय, रक्तनलिका जिसे धमनी व शिरा भी कहते हैं, और तीसरा है वहन माध्यम जिसे रक्त व लसिका भी कहते हैं। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया, ठोस अवयव और एक द्रव्य अवयव। तो हम पहले ठोस अवयव को देखेंगे। तो लाल रक्त कणिका को RBC कहते हैं और श्वेत रक्त कणिका को WBC कहते हैं। रक्त प्लेटलेट्स इसे कहते हैं
ब्लड प्लेटलेट्स इंग्लिश में। तो पहले हम देखेंगे आरबीसी में क्या क्या। ये O2 लेता है और CO2 का वहन करता है, निकालता है। हीमोग्लोबिन से रक्त को, हीमोग्लोबिन जो उसमें रहता है वो रक्त को लाल बनाने या रंग देने में कार्य करता है। अब आरबीसी क्या है, तो आरबीसी वह है जो शरीर को रोग मुक्त बनाने में कार्य करता है और इसे सैनिक कोशिका भी कहते हैं। और रक्त प्लेटलेट्स हमारा क्या है, जब हम कट जाते हैं तो उसके ऊपर जो वो जोड़ने का काम करता है हमारे सेल को, कोशिका को, उसे रक्त प्लेटलेट्स कहते हैं। वो खून रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है कि रक्त रुक जाए, रक्त ज़्यादा ना बहे, नहीं तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, उसमें ये सहायक है। अब हम देखेंगे द्रव्य अवयव प्लाज्मा। पीले रंग का तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एब्ल्यूबिन, ग्लोबिन, अजैविक खनिज तत्व पाया जाता है इसमें। ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। जब हम कट जाते हैं तो हमारे अंदर से एक पीले प्रकार का पानी के आकार में कुछ निकलता है, तो वही है प्लाज्मा। रक्तवाहिका 2 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा। इसमें हम अंतर देखेंगे। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद में है इसमें फुसफुस, धमनी और शिरा देखिए। शिरा विभिन्न अंगों में अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले आती है। वो मतलब ऑक्सीकृत रुधिर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये एक प्रकार का छानने का काम करती है, बटोरने का काम करती है, तो वो वापस ले आती है अनिश्चित रुधिर को, जो जैसे कि छना होता है रुधिर को, वो बटोर कर वापस ले आती है। तो धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है और शिरा की भित्ति कम मोटी व लचीली होती है। इसमें वाल नहीं होते धमनी में, और शिरा में वाल होते हैं। ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, ये सतही होती है। ये देखें मानव शरीर में रुधिर पर संचरण दर्शन के लिए रेखा चित्र देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का प्रसंचरण करता है। अलिंदा की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भोजन होता है। अब हम देखेंगे एक थोड़ा सा कुछ उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कुछ भूल गए हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक रहता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 दिन या 20 दिन रहता है। अब देखेंगे हम मानव हृदय की अनुप्राष्ट काट। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। और लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कम या थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लसिका वहन में सहायता करता है। जाइलम और फ्लोएम हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो इसका पार्ट 4 होगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वहाँ से पूरा वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।